आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक हैं और बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में उथल पुथल भी बहुत ज्यादा हो रही है। उथल पुथल बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी के एक एक करके विकेट डाउन होते जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी बात को लेकर बीजेपी अब बहुत ज्यादा सोच समझकर कदम उठा रही है। काफी ज्यादा लंबा मंथन चला है। 172 उम्मीदवारों की सूची लगभग तैयार हो चुकी है, जिसे आज जारी भी किया जा सकता है। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी, जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, और इस कॉन्फिडेंस से लबरेज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2022 में बीजेपी जा रही है। कॉन्फिडेंस कितना काम आएगा? चुनाव आयोग आज फिर से कोरोना के हालात की समीक्षा करने वाला है। आगे रैलियां होंगी या नहीं, इस पर भी निगाहें इंडिया न्यूज की हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो लड़ाई है वो आमने सामने की नजर आ रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। हालांकि बाकी पार्टियां भी अपनी अपनी तरीके से कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर से मंडल कमंडल पर कैसे आ गई है उत्तर प्रदेश की सियासत, और कैसे सब अपने अपने तरीके से राजनीतिक दांव चल रहे हैं, आपको बताएंगे हम आगे। अपने अपने दावे और अपने अपने वादों के साथ हर पार्टी चुनावी मैदान में है। हालांकि कुछ पाबंदियां हैं, रैलियां नहीं हो सकती हैं, रोड शो नहीं हो सकते हैं, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत है। वर्चुअल रैली भी होगी। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाजी पलट कर रख दी है और कह रहे हैं कि इसी तरह से 20 तारीख तक सिलसिला जारी रहेगा, जब बीजेपी से कई नेता बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं, ये तादाद कितनी ज्यादा लंबी हो सकती है, इस पर निगाहें हम सबकी बनी हुई हैं। सवाल ये भी कि मौजूदा सरकार पर आखिर बीजेपी छोड़ने वाले लीडर्स ये क्यों आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ों और दलितों की सुनती नहीं है। क्या इसी मौके का, क्या इसी बात का फायदा विपक्ष उठा ले जाएगा? इस पर भी हम बात करेंगे। अलग अलग पार्टी का अलग अलग दावा है, कौन क्या कुछ कह रहा है, पहले ये सुन ले आप। प्रदेश के अंदर सभी 27,000 शक्ति केंद्रों पर खिचड़ी भोज के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है, और इसीलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन रहा है, सबका साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास का, समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है, उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्णी सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है। आपने अलग अलग नेताओं को सुन लिया। उत्तर प्रदेश की लड़ाई आखिर किस आधार पर लड़ी जाएगी? क्या मंडल कमंडल की राजनीति यहां पर काम आएगी? हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अंशु अवस्थी अब से थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। दानिश कुरैशी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। सबसे पहले कौशल कांत मिश्रा जी, आप ही से मेरा सवाल है। आखिर हालांकि आप कहेंगे कि जो जा रहा है जाने दीजिए, आने जाने वालों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी, स्वामी प्रसाद मौर्य इतना क्यों खार खाए हुए हैं, जो मंच से कह रहे हैं कि बीजेपी की ताबूत में आखिरी कील मैं ही गाड़ूंगा, 45 से आगे बढ़ने नहीं दूंगा? ऐसी इतनी नाराजगी कौन सी हो गई? आप ये सोचिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की डिमांड जब उनके परिवारवाद को नहीं जगह मिल रही है, और तो उनके पास रास्ता नहीं बचता है ना। उन्होंने मौर्य समाज के लिए कुछ नहीं मांगा। आप ये देखिए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के घर में वो खुद कैबिनेट मिनिस्टर थे,
उनकी बेटी सांसद है, वो बेटे के लिए टिकट की कोशिश कर रहे हैं। 5 सालों तक जब ये थे, तो मैं पूछना चाहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किसी भी मौर्य समाज के किसी और घर के लिए कभी किसी के लिए पुश नहीं किया। सिर्फ एक ये आजकल हो क्या गया है कि नेता अपने परिवारवाद को बढ़ाने के लिए उस समाज को दरकिनार कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सबका प्रयास चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को सबका साथ सबका विकास, अगर इतने मजबूत आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है, अगर इतने मजबूत आधार पर राजनीति अब तक की, तो फिर मनाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए? खबर ये क्यों है कि बीजेपी के टॉप लीडर्स अगर फोन भी कर रहे हैं तो उनका फोन तक रिसीव नहीं कर रहे जाने वाले नेता? अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो मैं नहीं बता सकता कि कौन फोन कर रहा है और कौन रिसीव नहीं कर रहा है। ये तो पर्सनल बातें हैं, इसके बारे में मैं यहाँ पार्टी के लेवल पे जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि पर्सनली कोई क्या बात कर रहा है और फोन हो रहा नहीं हो रहा, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर हाँ, किसी के साथ 5 साल काम करते हैं तो एक कोशिश होती है कि वो रहे आपके साथ, लेकिन अगर कोई जाना चाहता है और सिर्फ इस बात पे जाना चाहता है कि उसके परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है, या किस लोगों को ये डाउट हो गया था, जैसा कि सभी को पता है, काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आएगी उसमें बहुत सारे पुराने जो विधायक हैं उनके टिकट कटेंगे। हाँ। तो अगर ऐसा असंतोष है तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी नेतागण अपने भारतीय जनता की कसौटी पे खरे नहीं उतरे हैं, उनको टिकट तो नहीं मिलना मुश्किल है। वहां पर केवल टिकट उसी को दिया जाएगा जिसने जनता के सामने अपने आप को। लेकिन कौशल कांत जी, स्वामी प्रसाद मौर्य और जो विधायक बाकी जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी में पिछड़ों की, दलितों की अनदेखी हुई है। हम उन लोगों के लिए काम करते हैं, हम आम लोगों की सेवा का काम करते हैं जो बीजेपी हमें करने नहीं दे रही थी। हालांकि अपने अपने तर्क हैं, इन तर्कों में कितनी सच्चाई है, कितनी बातों में सच्चाई है, वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। कपिल श्रीवास्तव जी, एक वीडियो है स्वामी प्रसाद मौर्य का, पिछले कुछ दिनों में, लगभग हफ्ते 10 दिन पुराना बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। उसमें जब मीडिया कर्मी उनसे पूछ रहे हैं कि आप अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ऐसा कुछ होगा नहीं, 2022 में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बड़ा ट्रोल हो रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी इन बातों को लेकर, अपने उस वीडियो को लेकर। कह रहे हैं कि रातों रात अगर इस तरह से ख्याल और विचार बदल जाएंगे तो फिर लोग भरोसा कैसे कर पाएंगे? देखिए, वीडियो क्या टोल हो रहा है और क्या नहीं टोल हो रहा है, वर्तमान की राजनीति उस पर नहीं टिकी। और जो राजनीति आप देख रही हैं जिसमें अरे मिश्रा जी ये आरोप लगा रहे हैं कि वो परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं। हाँ। अरे साहब, परिवारवाद अगर वो कर रहे थे तो आपने ही तो पुष्पित किया था ना, उनके बेटे को भी टिकट आपने दिया, और आपने साथ में उनकी बिटिया को जो है वो सांसद भी बनाया हुआ है, और आपके यहाँ ही है वो सांसद। इस तरह की बात ना करें। बहुत सीधी सी बात है कि अगर आपको लगता कि उनका टिकट कट रहा था तो पहले ही टिकट का जारी कर दिए होते कि इनका कट रहा है। अभी तक आपकी लिस्ट नहीं दे पाए, सारे पार्टियों ने अपनी अपनी एक लिस्ट जारी कर दी और आप लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं, और उसके बाद बता रहे हैं कि टिकट कट रहा था। और तीसरी बात मैं इनकी पहले काट लूं कि इन्होंने कहा कि जिन लोगों का परफॉर्मेंस जनता के बीच अच्छा नहीं रहा उनका टिकट कट रहा है। हाँ। और वही लोग जा रहे हैं। तो जनता के बीच अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था मंत्री की लोगों का, तो आपने 5 साल तक डिपार्टमेंट की क्या बजट आप बनाए रखे। तो ये सीधी बात साबित होती है कि उपेक्षा हुई है, दलित समाज की उपेक्षा हुई है और समाज की उपेक्षा हुई है। इसलिए इनके लोग करके यहाँ 3 आपके कैबिनेट मिनिस्टर आपको वोट करके आरोप लगा करके करा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपको बताना पड़ेगा कि क्यों छोड़ करके आ रहे हैं, क्योंकि आप पर प्रश्न खड़ा होता है। डबल इंजन की आपकी सरकार है, तो विश्व की सबसे अमीर पार्टी आपकी है, आप तोड़ सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी विश्व की सबसे गरीब पार्टी है। ये जोड़ने का काम कर रही है, जिनका दिल आपने तोड़ा, जो हमसे आके जुड़ रहे हैं, हम जोड़ने का संलयन का काम कर रहे हैं। हाँ। आप अंग्रेजों की नीति लेकर के चले थे कि पिछड़ों के बीच में यादवों का विशाल चेहरा दिखाते थे। अच्छा कपिल जी आपने दिल तोड़ने की बात कर दी तो मुझे नियम तोड़ना याद आ गया। कल जब मंच पर अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य साथ में मौजूद थे, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा कर ली? चुनाव आयोग ने तो साफ किया हुआ है भीड़ इकट्ठा करनी नहीं है, किसी तरह की रैली होगी नहीं। और अन्य दल के और अन्य आए हुए नेता कर रहे हैं। कपिल जी
कपिल जी, आपने दिल तोड़ने की बताएं। बात की, मुझे नियमों को तोड़ना याद आ गया। जब चुनाव आयोग ने साफ मना किया हुआ था किसी तरह की भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, फिर भी कल बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा थी, लगातार टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें चल भी रही हैं कल की। देखिए, प्रोटोकॉल का जहां तक सवाल था, वो दिन पहले इनके यहाँ भी कुछ ज्वाइनिंग हुई, तो ही आदमी की परमिशन है, लेकिन 400-500 बाद वहां भी तो उस पर FIR तो दर्ज हुई नहीं। एक बात, अगर कोई चूक हुई, गलती हुई है तो FIR दर्ज हुई है। हाँ। लेकिन हम तो कह रहे हैं ना कि न्याय का सिद्धांत दोनों तरफ लागू होना चाहिए। और आप एक बात बताइए, हमारे पार्टी के अंदर का ये कार्यक्रम था, हमें मालूम भी नहीं था कि इन नेताओं के साथ कितने लोग उत्साहित होकर के चले आएंगे, जो गेट ढकेल देंगे, जो उतर जाएंगे। उसके लिए समाजवादी पार्टी क्या कर सकती? हमने तो पूरी तरीके से मास्क वितरण भी किया, सैनिटाइजेशन का भी काम नहीं था, लेकिन मास्क नहीं था। और हमारे नेता खुद मास्क लगाएंगे। अगर आप सिर्फ इतना कह देंगे कि इसमें क्या हम कर सकते हैं, नहीं, ये सिर्फ इतने भर से काम चलता नहीं है। अगर अखिलेश यादव पार्टी के मुखिया हैं तो उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए था। खैर, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है जिसकी बात मैंने की। क्योंकि सुनिए ना, कोरोना में बदइंतजामी की, कोरोना के संक्रमण के फैलने की, फिर अस्पतालों की अव्यवस्था की, ये सभी बातें आप लोगों ने उठाई ना, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ऐड ऑन करना चाहिए सवाल को। क्योंकि जब कल तस्वीरें सामने आ रही थी, वो जो भीड़ सामने आई थी, एक तरफ तो समाजवादी पार्टी के लोग खुश थे, कितनी ज्यादा भीड़ है, इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इतना ज्यादा वोट बैंक है, लेकिन हम लोगों को चिंता हो रही थी कि कहीं संक्रमण ना बढ़ जाए। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल था, ना ही मास्क का ख्याल था। टीवी स्क्रीन पर लगातार वो तस्वीरें चल भी रही हैं। खैर, ये अलग सी बात है। दानिश कुरैशी भी हमारे साथ हैं। दानिश कुरैशी साहब, आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव किस आधार पर लड़ा जा रहा है? हालांकि सभी अपने अपने मतलब अपने अपने फायदे के लिए स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। कोई पिछड़ों को साथ ले रहा है, कोई मुसलमानों का वोट बैंक बटोरने की कोशिश कर रहा है, तो कोई दलितों को साथ लेने के लिए दावा करते हुए घर में जाकर खिचड़ी खा रहा है। अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग ग्रुप हैं। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करूंगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो कौशल कांत हैं, उन्हें भी जवाब दूंगा और कपिल जी को भी जवाब दूंगा। दरअसल सबसे पहली बात यह है मिश्रा जी के आपकी पार्टी से निकले हुए वो तमाम नेता जो दूसरी पार्टी में गए, उन्होंने बाबा के राम राज्य को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई उनके जाने से। और अगर आप ये कहते हैं कि अभी भी राम राज है, तो आपके मुताबिक ये सारे रावण अब तक वहां क्यों थे? और ये भी बता दीजिए कि आज जो आरोप यहां आप लगा रहे हैं कि भाई परिवार का विस्तार चाहते थे इसलिए नाराज होकर के वो गए हैं, तो और ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऊपर आने वाले दिनों में आरोप लगने वाले हैं? क्या कोई फरिश्त है, या फिर वो चले जाएंगे उसके बाद उन पर आरोप लगाया जाएगा? तो जाने के बाद आरोप लगाने में तो आपके भी आरोपों में कोई आपके आरोपों का कोई अस्तित्व बचता नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो कपिल जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस समाजवादी पार्टी को हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ये कहते रहते हैं कि ये मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है या तुष्टीकरण की राजनीति करती है या मुल्ला मुलायम और न जाने क्या क्या मतलब गरियाते रहे हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आइडियोलॉजी का कोई महत्व बचा है या नहीं है? तो जो लोग आज भाजपा में हैं वो आपके लिए कट्टरवादी मानसिकता के लोग हैं, वो देश को विभाजित करना चाहते हैं, वो फासिस्ट ताकतें हैं, वो योगी और बाबा जो है मतलब लोगों के बीच में दूरियां पैदा करना चाहते हैं। उन्हीं की पार्टी से निकल के नेता अगर आपकी पार्टी में आते हैं तो वो मतलब गंगा में नहा के पवित्र कैसे हो जाते हैं? ये फॉर्मूला आम जनता को बताइए। नहीं तो होगा क्या कि थोड़ा बहुत जो एक्सेप्टेंस आपका बचा है सोसाइटी के अंदर में, समाज के अंदर में, इस तरीके के काम करने से वो भी कहीं ना कहीं डाउटफुल बॉक्स में जाके खड़ा हो जाएगा। रह गई बात दलितों की, मौर्य जी जो कह रहे हैं कि दलितों का और ओबीसी का और इनका ख्याल नहीं रखती है, तो सवाल उनसे भी यह है कि आप 4.5 साल तक कर क्या रहे थे? कितनी बार आपने पार्टी के फोरम में डिसिप्लिनरी में रहकर आपने ये बात की पेशकश की? कम से कम जनता के सामने ये भी रखना चाहिए। महज अपने राजनीति के मफाद के लिए अगर आप दल बदल रहे हैं तो याद रखिए आज हम मैक्सिमम 60-65% जो चुनाव में हम मतदान देखते हैं, अगर इस तरीके की नेतागिरी बनी रही जहां आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं है, जहां 4.5 साल तक आप कुछ भी कहते रहते हैं और एक लम्हे में जाके बदल जाते हैं, तो इससे लोगों का विश्वास लोकतंत्र में कम होता है। इसीलिए तो कंफ्यूजन है लोगों को, इसीलिए तो कंफ्यूजन है लोगों को कि आपके पास जब अधिकार था, जब आपको बोलने का अधिकार था, जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते थे, आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते थे, तब आपने सिर्फ टाइम पास किया। और जब आपको लगा कि अब मुझे अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए दल बदल लेना चाहिए, तो आप दल बदल लेंगे। जनता खूब समझती है, बेवकूफ है नहीं जनता। लेकिन कौशल कांत मिश्रा जी, अब
क्या जरूरत पड़ गई दलित के घर जाकर खिचड़ी खाने की? क्या आप साबित करने का यहाँ पर टाइम आ गया है या फिर जरूरत आ गई है कि हाँ ये दिखाया जाए, ये बताया जाए कि पिछड़ों को और दलितों को हम साथ लेकर चलते हैं? जो नाराजगी अभी भारी पड़ी है एक के बाद एक इस्तीफों के दौर पर। अब देखिए, जो पिछड़ों या दलितों के घर जाकर के भोजन करने की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पहली बार नहीं की है। ये नेतागण पहले भी जाते रहे हैं और हमेशा उनको बराबर समकक्ष खड़ा करने की कोशिश करते रहे हैं। जिसका नैरेटिव जो दूसरी पार्टियां ये करने की कोशिश करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी है या ओबीसी SC ST ख्याल नहीं रखती, तो मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा, दानिश भाई ने बिल्कुल सही बात की। हम दानिश भाई, ये बात तो आप मानेंगे ना, गरीबी का कोई जाति और धर्म नहीं होता। जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल में समाज सुधारक जो भी नीतियां रही हैं, अगर आप उसको देखें, गरीब को 2.5 साल से मुफ्त अनाज मिल रहा है। 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश में अनाज मिल रहा है। मैं जवाब दूंगा। हाँ, बिल्कुल जवाब दीजिए, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, बिल्कुल दानिश जी, अरे भाई 1 मिनट सुन लीजिए। कपिल जी, अगर ऐसी वाली डिबेट करनी है, अगर आपको ऐसी वाली डिबेट करनी है, पहले बोलने दीजिए कौशल कांत जी को, पहले बोलने दीजिए। कपिल जी अभी बहुत वक्त है, बोलिएगा। कपिल जी, दानिश जी आप बोलिएगा, पहले कौशल कांत जी अपनी बात पूरी कर लें। कौशल कांत जी पहले अपनी बात पूरी कर लें। कपिल जी, अगर आप ये वाली डिबेट चाहते हैं ना, तो अब आप बोल नहीं पाएंगे, मैं अभी से बता देता हूँ, ठीक? और जो बातें बोल रहा हूँ घर से नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, कपिल जी देखिए, आप बोले मैं बिल्कुल नहीं बोला, मैं बोला आप बिल्कुल नहीं बोले। आप मेरे में बोले, अपनी नाराजगी दूर करनी चाहिए। वैसे भी चुनाव नजदीक हैं, नाराजगी का तो वैसे ही इतना चलन है पार्टी में। नहीं, नाराजगी तो आप क्या कह रही है कि बाद में जाके अलायंस हो जाएगा क्या समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है, मैं बस इतना कह रही हूँ। संभव है, ये आपको भी पता है, आप मेरे से बेहतर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपको भी पता है राजनीति में कुछ भी संभव है, तो कभी भी ये आ सकते हैं हमारे अंदर में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कौशल कांत जी, बस एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगी अपने सवाल में। आपने कहा कि बीजेपी के लीडर्स पहली बार नहीं गए घर में खाना खाने के लिए, लेकिन चुनावी मौसम में ही क्यों याद आता है? मेरा ये भी सवाल है, सिर्फ चुनावी मौसम में। और जब ऐसा होता है ना किसी भी पार्टी के जरिए, मुझे बड़े मीम्स वो याद आते हैं जो कि सोशल मीडिया पर बड़े वायरल रहते हैं कि चुनाव का वक्त आया तो कैसे आम लोगों के पास आप लोग पहुंचते हैं। नहीं, आप समरसता दिवस देख लीजिए। हर साल खिचड़ी में जब भी होता है, हमारी पार्टी के बड़े लीडर सब जगह जाकर के इस तरह के भोज में शामिल होते हैं, प्रोग्राम करते हैं। बात यह है कि जब चुनाव नहीं होता है तब मीडिया उस चीज को पकड़ता नहीं, और जब चुनाव होता है तो मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ। दूसरी चीज मैं बात कर रहा था, अपनी बात मुझे पूरी करने दीजिए। गरीबी का कोई जाति और धर्म नहीं होता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 सालों में गरीबों के लिए काम किया है। उनको मुफ्त अनाज दिया है, उनको घर दिया है, उनके अकाउंट में पैसा दिया है, उनको आयुष्मान भारत की योजना दी है, मुफ्त टीकाकरण चल रहा है, सबकी जितनी व्यवस्थाएं हो सकती है वो की गई हैं। और विकास की जो बयार बह रही है उत्तर प्रदेश में, अगर सच में कोई ईमानदारी से जाकर के देखना चाहे तो देख सकता है। जिस तरीके से 18 मेडिकल कॉलेज को बढ़ा करके 59 मेडिकल कॉलेज कर दिए गए हैं, 2 एम्स बना दिए गए हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज खोल दी गई हैं, इतनी सारी, और इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी सब कहेंगे कि आप योजनाएं गिना रहे हैं, पर योजनाओं के अलावा है क्या? सरकार है, सरकार ने काम किया है, वो अपना जो काम है वही तो बताएगी। ये लोग जाति और धर्म की राजनीति करते रहेंगे, हम तो अपना काम बताएंगे और काम के ही दम पे दोबारा वापस आएंगे। कपिल जी कुछ भी कह लें, जब इनकी सरकार थी तो ये समझ लीजिए कि मायावती सरकार ने जो SC ST के लिए 26 योजनाएं चालू की थी, सपा जो गवर्नमेंट ने बंद की थी। अंबेडकर ग्राम सभा योजना का नाम बदल दिया था। 2016-17 में इन्होंने दलितों की जो छात्रवृत्ति थी रोक दी थी, और उस छात्रवृत्ति को रोक करके डॉक्टर साहब, झूठ की इंजेक्शन लगाना बंद कीजिए। मैं वो बता रहा हूँ जो आपकी इंजेक्शन लगाना बंद कीजिए। कितना बोलिएगा? आपकी कमियां केवल आप ही के लिए है क्या? कौशल कांत जी, जब मैं कमियां बताता हूँ आपकी, कौशल कांत जी, कौशल कांत जी, क्योंकि आपने योजना का नाम बदलने की बात कही, कौशल कांत जी, कौशल कांत जी, चूंकि आपने योजनाओं का नाम बदलने की बात कही तो मुझे नाम बदलने से बहुत सी चीजें याद आ गई। और उनका नाम तो आप लोगों ने भी बहुत से बदले हैं, है ना? नाम तो आपने भी बहुत से बदले हैं। अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। कपिल जी आपके पास मैं आऊंगी, दानिश जी आप भी अपना रिएक्शन देना चाह रहे हैं, आप दीजिएगा, क्योंकि अभी अभी अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात कर ली जाए। अंशु अवस्थी, आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में जनता का मूड क्या कह रहा है? काम किसका पसंद आ रहा है? क्या वाकई काम के आधार पर वोट देने के मूड में है उत्तर प्रदेश की जनता, या फिर धर्म और जाति के नाम पर बढ़ती हुई दिख रही है? देखिए रत्ना जी, जो इस बीच का पिछले आप 25-30 साल का उठा के उत्तर प्रदेश का इतिहास देखें
तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश हर मामले में पीछे गया है, पिछड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक समय में कांग्रेस की सरकार जब आखिरी में 1989 में थी, उससे पहले 1952 से और 89 तक हमने IIT, IIM, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्रियल एरिया और सहकारी चीनी मिल, इस तरीके के सारे जो डेवलपमेंट किए थे, उससे उत्तर प्रदेश के नौजवान को बाहर नहीं जाना पड़ता था रोजगार करने। लेकिन उसके बाद की जो गैर कांग्रेसी सरकारें आई, उसमें उन परियोजनाओं को पीछे ढकेला गया, चीनी मिलों को बेचा गया और बेचने का सिलसिला वो अभी भी इस सरकार में सबसे ज्यादा तेजी से चल रहा है। उसका परिणाम कोरोना के समय हमने देखा कि करोड़ों लोग पैदल आ रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ये समझ में आता है कि जो भी दल है और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी, उसको सिर्फ और सिर्फ चिंता कुछ उद्योगपतियों की है। सिर्फ चिंता अपने चुनिंदा उद्योगपतियों को कैसे मदद की जाए। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। कांग्रेस की सरकार थी, हमने 72,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ किया, देश के एक एक किसान का 1-1 रुपया माफ हुआ। भाजपा के प्रधानमंत्री ने वादा किया था। मैं भाजपा के प्रधानमंत्री कह रहा हूं इसलिए कि वो प्रधानमंत्री देश के हैं, लेकिन प्रचार भाजपा के करते, इसलिए वो सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री। कहा था पूरा किसान कर्जा माफ करेंगे और उसके बाद देखिए 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये माफ किया। तो सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है। इस बार का जो 2022 का चुनाव होगा, वो कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती प्रियंका गांधी ने जो प्रतिज्ञाएं ली है, जनता उन पर वोट करने जा रही है। क्योंकि बीजेपी का जो ये घोषणा पत्र था, उस पर तो आदित्यनाथ जी कभी बात करते नहीं है। ये इनका संकल्प पत्र था, इसलिए बात नहीं करते कि ये संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया था और आदित्यनाथ जी तो कहीं सीन में ही नहीं थे मुख्यमंत्री बनने से पहले। अचानक से कहा कि हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ रही है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है, धोखा देती है। दलितों क्या खाना खाने की मैं बात इनको बता दूं, खिचड़ी आती तो दलितों क्या खाना खाते हैं, और आधी रात को दलित बेटी को मिट्टी का तेल डलवाकर जलवा दिया आदित्यनाथ जी ने, आधी रात को। महिलाओं के साथ जितना अपमान किया जा भाजपा ने, उतना किसी भी राजनीतिक दल की सरकार में राजनीतिक अंशु जी मैं जानती थी, ज्यादा अंशु जी मैं जानती थी आप महिलाओं की बात जरूर करेंगे। अंशु जी मैं जानती थी कि आप इन घटनाओं का जिक्र जरूर करेंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। अंशु जी एक सवाल, अंशु जी एक सवाल है मेरा, अंशु जी एक सवाल है मेरा, एक सेकंड कौशल कांत जी, एक सेकंड। अंशु जी से मेरा एक सवाल है, अंशु जी मेरा एक सवाल है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। प्रियंका गांधी बोलती हैं, एक सेकंड कौशल कांत जी, एक सेकंड, एक सेकंड कौशल कांत जी, एक सेकंड, बस अंशु जी से मैं एक सवाल कर लूं। अंशु जी, चूंकि मैं खुद एक महिला हूं, प्रियंका गांधी बोलती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, लोगों से कनेक्ट बनाने में वो कामयाब भी दिखती हैं, और बड़ा अच्छा मुझे उनका वो बयान लगा था जिसमें वो कह रही थी कि अगर नफरत को हराया जा सकता है तो सिर्फ वो प्रेम से। बड़ा इंप्रेसिव लगा। लेकिन ये भी तो सच है ना कि ग्राउंड जीरो पर जाकर आपकी पार्टी उस तरीके से होमवर्क नहीं कर पाई, उस तरीके से काम नहीं कर पाई। अगर आप उत्तर प्रदेश में नारा देते हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो फिर आपसे ये भी तो पूछा जाएगा ना कि राजस्थान के अलवर में जो हुआ उस पर प्रियंका गांधी खुलकर बोलती क्यों नहीं है? क्या वहां बच्ची के साथ जो हुआ उसे मैं अपने जुबान पर लाना भी नहीं चाहती? क्या वो अत्याचार नहीं है? क्या वहां सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए? अगर एक बेहतर नेता के तौर पर आप खुद को स्टैब्लिश करती हैं, अगर लोगों के सामने खुद को रखती हैं मजबूत महिला के तौर पर और महिलाओं को आगे बढ़ाने के तौर पर, तो सवाल क्या होना नहीं चाहिए? जवाबदेही क्या बनती नहीं है? देखिए रचना जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, अपराध किसी भी प्रदेश में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो बेसिक फर्क है कांग्रेस और भाजपा की सरकार में, हम उस पीड़ित के साथ खड़े। नहीं होना चाहिए अपराध, गलत हुआ, अलवर में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हम उसकी निंदा करते हैं और उन पर कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता आधी रात में उत्तर प्रदेश में एक बेटी को, उसकी लाश को, उसके परिवार को दिखाते नहीं। सबने देखा, सबने जाना। मुझे आप बताएं ना, फिर क्या फर्क रह गया बीजेपी और कांग्रेस में? मुझे आप बताएं। एक मिनट, मेरी पुलिस तो ये तक नहीं मान रही कि वहां पर दुष्कर्म हुआ है बच्ची के साथ में। आपका एक मिनट आपका सवाल आ रहा है, मैं रिपीट मत करिए, मैं पूरी बात कंप्लीट करूं। देखिए, हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश की जो घटना थी, पूरे देश में किसी भी राज्य की सरकार में आप देख लीजिए ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये आदित्यनाथ की तानाशाही है। क्योंकि आदित्यनाथ के तो परिवार है नहीं, तो उनको परिवारों की क्या चिंता? ना अगर आप पर्सनल टिप्पणी करेंगे तो मैं आपको रोकूंगा। मैं जवाब देना चाहूंगा। अंशु जी, अगर आप पर्सनल टिप्पणी करेंगे तो मैं जवाब देना चाहूंगा। ऐसे तो आप किसी भी नेता पे कोई भी आरोप लगा देंगे। आम लोगों के साथ जो ज्यादती होती है
उसे अगर आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर से जोड़ेंगे तो ये गलत होगा। हाँ, पर्सनल टिप्पणी नहीं, आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठाइए, आप उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठाइए, आप सरकार पर भी सवाल उठाइए, पर्सनल टिप्पणी की इजाजत मैं नहीं दूंगी। हाँ ठीक है, कौशल कांत मिश्रा जवाब देंगे। ठीक है, मैं जवाब देना चाहता हूं। अंशु जी, आप भी एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। कौशल कांत मिश्रा जी जवाब दीजिए। हाँ जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। अपराध कहीं भी होता है और अपराधी। अंशु जी अब शांत हो जाएं, अंशु जी अब शांत हो जाएं, अंशु जी अब शांत हो जाएं, सुन लें, सुनिए। हाँ, कौशल कांत मिश्रा के जवाब को सुन तो लीजिए आप। हाँ कौशल जी बोलिए। हाँ जी, अपराध कहीं भी हो वो निंदनीय है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी की भी सरकार हो, किसी ने भी किया हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, वो निंदनीय है, उसके ऊपर कानूनन सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं अंशु जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। ये उस सरकार की बात के बीच में बोले अंशु जी, आप नहीं बोलेंगे, किस बात की बात कर रहे हैं? ठीक है, आप ये बताइए, आप योगी जी की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ तो पिछले 3 साल में एक अध्यक्ष को चुन नहीं पाए। आपकी पूरी सरकार, आपकी कांग्रेस की पूरी सरकार मिल करके एक अध्यक्ष चुन नहीं पाई। आज तक आप सरकारी अध्यक्ष पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद के नाम कुछ बचा नहीं है। एक परिवार को हटा दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी मर जाती है, क्योंकि कांग्रेसियों में कोई दम बचा ही नहीं है। चाटुकारिता और चमचागिरी के अलावा कांग्रेसियों ने किया क्या है? और उसी चक्कर में जिस तरीके से आप लोग चाटुकारिता और चमचागिरी करते हैं, आपने कांग्रेस को खत्म कर दिया। इसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, जिन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था, अब आप बोलिए, अब रोकिएगा नहीं एंकर मैडम, अब आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि अब मैं बोलने नहीं दूंगा किसी को। आप देखिए, राजीव गांधी जी पार्लियामेंट के फ्लोर से कहते थे कि आप 1 रुपया में भेजता हूं तो 15 पैसा गरीब को पहुंचता है, 85 पैसा करप्शन में खा जाते हैं। इन्होंने देश को करप्शन के नाम पे बेच रखा है। करप्शन का काम करना कांग्रेस पार्टी का एक कैरेक्टर रहा है, उसका नाम इंडियन नेशनल करप्शन पार्टी रहा चुका है। आप देखिए, आप ही के राजीव गांधी ने कहा था 85 पैसे करप्शन में खर्च हो जाते हैं, 15 पैसे गरीबों को पहुंचते हैं। अंशु जी, आप अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे, आपने देश का क्या हाल कर रखा है इस चीज का। एक परिवार के बाहर का एक आदमी, आप क्या कहोगे यार? आपने तो सेना पे डाउट कर दिया। आप लोग जब आपस में लड़ते हैं ना, यहीं पर कंफ्यूजन बढ़ जाता है आम लोगों का। आप लोग जब आपस में लड़ते हैं, यही वोटर कंफ्यूज हो जाता है कि बेहतर नेता किसको कहें, बेहतर पार्टी किसको कहें। सब अपनी स्वार्थ की राजनीति करते हुए नजर आते हैं, सब अपना अपना स्वार्थ तलाशते हुए नजर आते हैं। आम लोगों की जैसे कोई सुधर लेने को तैयार नहीं होता। आरोप का जवाब प्रत्यारोप, और फिर कंफ्यूज हो जाता है वोटर कि ये देखे, ये परखे कि अच्छा कम भ्रष्टाचार कौन है, कम खराब पार्टी आखिर कौन सी है, ऐसी कौन सी पार्टी है जो थोड़ा बहुत बेहतरी हमारी कर देगी। बड़ा कंफ्यूज हो जाता है वोटर। हमारे साथ दानिश जी भी हैं, वो भी रिएक्शन देना चाहते हैं। कपिल जी बहुत देर से बोलना चाह रहे थे। पहले हेडलाइंस लेते हैं, फिर दोनों का रिएक्शन होगा। ठीक है, क्या कंफ्यूजन है? क्या अभी भी कुछ डर है कि सूची जारी होगी, कुछ और विधायक दूसरी पार्टी का रुख कर लेंगे, फिर और फजीहत होगी? बिल्कुल नहीं जी, हमारा इंटरनल मामला है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें आज डिसाइड हो जाएगा और सूची जारी हो जाएगी। ये तो किसी पार्टी का अपना अपना मामला होता है, इसमें किसी को क्या फर्क पड़ता है? हमारी सूची जब मर्जी हो तब जारी कर सकती है, हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है। इन्होंने कब सूची जारी की, इन्होंने किसको लिया, किसको नहीं लिया, कौन इनके यहाँ से गया, कौन नहीं आया, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तो हमारी पार्टी के इंटरनल मामले में टिकट, आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और मुझे लगता है आज 1-2 दिन में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अरे कपिल जी, थोड़ी सी तो तसल्ली मैं आप ही के पास आ रही थी रिएक्शन के लिए। आपको नहीं मिलने मुस्कुरा भी आप रहे हैं, जवाब भी आप देना चाहते हैं। आपको मिलने कपिल जी अब बोल लीजिए, वक्त आपका है। रचना जी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम देने वाले की लिस्ट नहीं तो ना देने वाले की लिस्ट जारी कर दें, क्योंकि जो 20 तारीख तक उनको लोग अखिलेश वाले हैं, ये पता तो चल जाए किसको क्या करेंगे। अखिलेश यादव है और आप हैं, उनको नहीं मिल रहा है टिकट हमारी पार्टी से। अरे हो गया भाई डॉक्टर साहब, अब इंजेक्शन दूसरी वाली हम लगा रहे हैं। हाँ आइए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप कानत बड़ा कांग्रेस पे भेज रहे, तो हम आपको याद दिला दें कि देखिए अकबर साहब ने 35 महिला के साथ जब बलात्कार किया और उस पर एक FIR आप दर्ज नहीं किया, और एक आपके चिन्मयानंद स्वामी जो पूरी राज्य मंत्री थे, उन्होंने बहन बेटियों से कराई और यौन अत्याचार किया। आज संत ने
एक लंच पर से मुकदमा उठा लिया और बहन बेटी जेल के अंदर है, और एक सेंगर को तब तक आप गले से लगाए रहे जब तक कि उसके पूरा परिवार मीडिया का नहीं साफ करा दिया। जिनका भी नाम लिया है उनमें सारी कार्रवाई कानून सम्मत तरीके से हुई है। आपको भी पता है जो भी अपराधी है वो जेल के पीछे हैं, जिस बात कर रहे हैं वो जेल के पीछे हैं, और उनको रावण राज्य स्थापित किया। नहीं, किस चीज का रावण राज्य? आपने आतंकवादियों को, अपराधियों को अपनी पार्टी में पूरी तरह से भर रखा है। आप ये सोचिए कि आपके यहाँ जितना गुंडा राज चल रहा था उतना कौशल कांत जी एक सवाल में पूछ लूं आपसे, आपके यहाँ कौशल कांत जी एक सवाल में पूछ लूं, आपने अपराधियों का चूंकि जिक्र किया, आशीष मिश्र के जो पिता हैं अजय मिश्र टेनी, उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर बड़ा बवाल हुआ, क्या ये नुकसान तो नहीं हो जाएगा आने वाले चुनाव में? जो आरोपी है, जो अपराधी है, वो जेल के पीछे है। अगर किसी ने अपराध किया है उसको जेल के पीछे भेजा जाता है, वो बालिग है, और उसके पिताजी को उसके लिए अपराध की ये कोई परिपाटी नहीं है। आप ये सोचिए क्यों आप ये अंशु जी एक सेकंड, बस एक सेकंड, छोटा सा मैंने उनसे जवाब मांगा था। आप मुझे ये बताइए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आरोपी है वो तो जेल के पीछे है और कानून अपना काम कर रहा है। कानून सम्मत कपिल जी ये सुनिश्चित करेंगे ना, कपिल जी ये सुनिश्चित करेंगे ना, क्योंकि मंच से बहुत बार मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को हमने कहते हुए सुना है गुंडों की सरकार है, बाहुबलियों को बढ़ावा देते हैं आप लोग, अगर सत्ता में आते हैं तो ये सब नहीं होगा, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे लोगों के बीच में? कल देखने ये तो अभी से सुनिश्चित करती, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल देखने को मिला ना जो मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में डिसिप्लिन कौशल जी शांत रहिए ना, कौशल जी शांत रहिए ना, कपिल जी बोल रहे हैं। गए उनकी गुंडागर्दी 67-68 का आरोप रहा हो, जिस कारण चल रहा है उसको प्रोटोकॉल का बनाएंगे। एडीआर की रिपोर्ट है, 117 इनके विधायक किए हुए हैं, उनको ये विधायक बनाए हुए हैं। 35 सांसद इनके ऐसे हैं जिनके हिंटस क्राइम है, उसको ये सांसद बनाए हुए हैं। और अभी देखिए ये धनंजय सिंह को क्रिकेट खेलवा रहे हैं, 25 लाख रुपए का इनामी बदमाश है। इनको पूछिए विक्रम सिंह के भाई को तो ये बनाए हुए कैसे बनाए हुए हैं अपने आप, इनको बताना पड़ेगा ना कि माफियाओं की तो सरकार। सही कह रहे हैं आप, ऐसा होता है जब हम दूसरे पर सवाल उठाते हैं तो कुछ सवाल खुद की तरफ भी उठते हैं। अंशु अवस्थी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, अब अंशु अवस्थी बोलेंगे। देखिए रचना जी, उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव है उसमें नौजवान ये बात जरूर भारतीय जनता पार्टी से पूछेगा जब ये प्रचार करने जाएंगे कि आपने 70 लाख नौकरियों की बात कही थी और आप एक भी उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं दे पाए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। आप झूठ बोल रहे हैं कौशल जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं अनुरोध करता हूँ कौशल जी अपनी बारी का इंतजार करें, ऐसे तो आप हर पॉइंट पर टोकेंगे ना कौशल जी, ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा ना। एक समझदार प्रवक्ता की तरह, एक समझदार और संयमित प्रवक्ता की तरह अपनी बारी का इंतजार करिए प्लीज। बोलना चाह रहे हैं आप बताइए, जवाब दीजिए, सुन लीजिए। नहीं, 4.5 लाख करता हूँ, नौकरी दी गई है, 3 लाख युवाओं को संविदा में नौकरी दी गई है, 82 लाख एमएसएमई के थ्रू 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है। जनपद उत्पाद योजना 25 लाख लोगों को योजना रोजगार। कौशल कांत मिश्रा जी आप अपनी बारी का इंतजार तो कर लें, अंशु जी बोल लें पहले। मेरे बीच में सब बोला था अच्छा तो आप उसका बदला लेंगे, जो मेरे बीच में बोलेगा मैं उसके बीच में बोलूंगा। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा समझदारी का परिचय दे दें आप, एकदम समझदारी का परिचय। अंशु जी बोल लीजिए, मैं जवाब दूंगा जब भी गलत बोले। आप नोट डाउन कर लीजिए ना, आप तो हर पॉइंट पर उनसे असहमत दिखेंगे। नौजवान ये आपका जरूर सवाल करेगा कि 70 लाख नौकरियां जो थी वो कहां हैं? आखिर भाजपा ने वादा किया था अपने संकल्प पत्र में, एक भी नौकरी उत्तर प्रदेश को नहीं दी, और मुख्यमंत्री खुद जिस लेखपाल को ट्वीट करके नौकरी देने की बात कर रहे थे उसने कहा कि हमने आवेदन ही नहीं किया। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ हुआ है तो नौजवानों के साथ हुआ है। 17 पेपर लीक हो गए, एक आधा नहीं, 17 पेपर। और मैं आपको याद दिला दूं, 2012 में जब सपा की सरकार गई थी उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था, उस सरकार में भी सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे थे। भाजपा ने वादा किया था कि नौकरियां देंगे और पेपर लीक नहीं, करप्शन था। लेकिन एक आधा नहीं, 17 पेपर लीक हो गए। और यूपी टीईटी का पेपर तो अभी आपने देखा। तो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा ठगा है और पार्टी की ताले की चाबी जो है वो आम लोगों के हाथ में होती है। इस बार भी आम लोगों के हाथ में ही है। जब चुनाव आते हैं जनता तय करती है, फैसला करती है कि आखिर कौन सत्ता में रहे, कौन सत्ता से बाहर हो जाए। दानिश जी अगर आप 10 सेकंड में अपना रिएक्शन देना चाहें, चूंकि मुझे ब्रेक लेना है।
देखिए 10 सेकंड में तो कहां से पूरा होगा रचना जी, क्योंकि मुझे कौशल जी को जवाब देना है, कपिश जी को और अवस्थी जी को भी। तो सबसे पहले कौशल जी पूछ रहे थे कि गरीबी की कोई धर्म और जाति नहीं होती, तो मेरा अनुरोध है उनसे कि देखिए योजनाएं लोगों के वेलफेयर की होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से हम मुफ्त में कब तक किसी को देते रहेंगे। देना चाहिए, जरूरत है तो दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को आत्मनिर्भर भी करना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि आप सिर्फ एक तरफ दिखा रहे हैं कि भाई हम गरीबों को जो अनाज दे रहे हैं, उनके व्यवसाय की व्यवस्था करिए, उनके रोजगार की व्यवस्था करिए, तो ये सारी परिस्थितियां नहीं होंगी, इससे विपरीत हो जाएगी। आप जो सरकार के स्वरूप उनको दे रहे हैं, उसके बदले सरकार को वो टैक्स के स्वरूप कुछ न कुछ देना शुरू करेंगे। तो नंबर 1। नंबर 2, कपिश जी की हम बात कर रहे थे। कपिश जी से मैं ये कह रहा हूं कि इतने सारे आरोप जो अभी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे लगा, अच्छी बात है, बहुत सजाग है, बहुत सटीक है, लेकिन क्या अगर सत्ता में आ गए तो इन पर कार्रवाई भी होगी, या ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं जो चुनाव तक महदूद रह जाएंगे? एकदम भारतीय जनता पार्टी में ये हुआ और ये किया, महिलाओं के साथ ये हुआ। एकदम ठीक। सिर्फ बात करने वाली पार्टी लोगों को चाहिए नहीं, काम करने वाली पार्टी चाहिए, और इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। भले ही आप मुफ्त में चीजें ना दें, लेकिन फिर उसकी बराबरी आप कर लेते हैं ना। बढ़ती महंगाई से काम, कारोबार, नौकरी लोगों की ठप हो गई, वहां भी लोग जो मिडिल क्लास लोग थे वो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की कैटेगरी में आ गए हैं। ये भी एक अव्यवस्था नजर आती है। नौकरी के लोग परेशान हैं, पढ़ाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, मेडिकल सुविधाओं का अभाव है, ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं। कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा। अब सिर्फ बात करने का वक्त नहीं है, काम करके दिखाना होगा। जो भी आम लोगों के जरिए चुनी जाने वाली पार्टी है, उसे काम करके दिखाना होगा। आपको पिछली पार्टी से ज्यादा लंबी लकीर खींचकर दिखानी होगी। यही वक्त है आज का, क्योंकि युवा जागरूक हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौशल कांत जी, कपिश जी, अंशु अवस्थी जी और दानिश कुरैशी जी। इस डिबेट में हमने उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठाया। उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, समझदारी का परिचय देते हुए अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और बेहतर नेता चुनेंगे। एक ब्रेक।